हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम 2022 के अंत में अपना इस साल का अंतिम वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और ये वीडियो है मूल अधिकारों में संशोधन के संबंध में। जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उसको लेकर के आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल्पना कर ले कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। तो ऐसे सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के दौरान अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी टॉपिक के सब टॉपिक के तौर पर यह क्वेश्चन पूछ दे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या मूल अधिकारों में संशोधन के संबंध में संविधान में क्या प्रोविजंस है, तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मूल अधिकार और डीपीएसटी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए या किसको प्राथमिकता दी गई है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चूंकि इस वीडियो में हम लोग ये पाएंगे कि एक केस या एक अमेंडमेंट है तो अगला उसका काउंटर है, ठीक है, उसको कैसे क्रॉस करता है। तो जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे आपके लिए सवालों का सही तरीके से जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कि मूल अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या संविधान में मूल अधिकारों के संशोधन के संबंध में क्या व्यवस्था है। हम लोग ये पाते हैं कि भारतीय संसद एवं न्यायपालिका के बीच में प्रारंभ से ही इस बात को लेकर के प्रायः टकराव और मतभेद की स्थिति रही है कि क्या मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 मतलब 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दरअसल ये मतभेद या टकराव इस कारण से उभर करके सामने आई क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद संविधान की जो व्यवस्थाएं थी, संविधान के जो आदर्श, जो लक्ष्य और जो उद्देश्य थे, समाजवादी राज्य की कल्पना किया गया, कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को हासिल करना था। तो ऐसा करने के लिए सरकार के द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि की अधिग्रहण से संबंधित व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से जमींदारों से या भूमिपतियों से मतलब कि लैंड होल्डर से कानूनी सीमा से अधिक जो भूमि थी उनके पास, उसको अधिग्रहित किया जाने का जो काम था उसको शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने उनके अधिक भूमि को, जो कानूनी सीमा से अधिक थी, उसको टेक ओवर करने या उसको अधिग्रहित करने का काम शुरू किया, तो ये लोग जिनकी की जमीनें ली जा रही थी, ये लोग न्यायपालिका की शरण में जाते थे और ये कहते थे या तर्क देते थे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकारों को छीनती हो, उसको कम करती हो या फिर उसका हनन करती हो। इस तर्क के आधार पर न्यायपालिका उनकी बात को ही महत्व देती थी और निर्णय यह सुनाती रही कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है, मतलब कि सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रयासों को उसने प्रतिबंधित कर दिया या उस पर रोक लगा दी। जब न्यायपालिका के द्वारा इस तरह के निर्णय दिए गए तब संसद के द्वारा भारत के संविधान में 1951 में पहला संशोधन किया गया और पहले संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है।
अनुच्छेद 31 क्लाउज ए और 31 क्लाउज बी। 31 क्लाउज ए में इस बात का प्रावधान था कि, या हम लोग ऐसे कहें इसको, कि 31 क्लाउज ए में मुख्य रूप से यह व्यवस्था थी कि कैसे जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए या बिचौलियों का उन्मूलन करने संबंधी प्रावधान इसमें किया गया था। जबकि 31 क्लाउज बी में यह प्रोविजन था कि अगर किसी विषय को संविधान में संशोधन करके और 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो वह न्यायालय की परिधि से बाहर हो जाएगा, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। या हम लोग ये कहें कि अगर संसद कानून बना करके सामाजिक न्याय और जमींदारी व्यवस्था जैसे उन्मूलन का कार्य करती है तो उसको इस आधार पर न्यायपालिका खारिज नहीं कर सकती है कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती हो। मतलब 14 जहां की राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है या राइट टू इक्विटी की बात की गई है, और 19 जिसमें की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, राइट टू फ्रीडम है। तो इसको स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार का हनन मानते हुए अगर सामाजिक न्याय से संबंधित संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो तो न्यायपालिका उसको खारिज नहीं कर सकती है। जब संसद ने इस तरह का संशोधन किया तो इस संशोधन को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ में। ये केस भी 1951 में आया और इसमें पहले संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दिया गया और तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद, जो अपील करने वाले लोग थे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो या फिर उसका हनन करती हो। ऐसी स्थिति में जब संविधान के इस अनुच्छेद में इस तरह का व्यवस्था है जहां संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है और अगर संसद ऐसा करती है तो ऐसा किया जाना अवैध होगा, मतलब कि पहला संविधान संशोधन जो है वो अवैध होगा। ठीक है, ये बात अपील करने वाले लोगों के द्वारा न्यायपालिका में कहा गया। जब ये बात उनके द्वारा रखी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सके, मतलब उसको संशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता है और ऐसा किया जाना अवैध नहीं होगा। मतलब कि शंकरी प्रसाद केस में 368 के तहत किए गए संशोधन को मान्यता दे दी गई। इसके बाद अगला केस जो इसी संदर्भ में आया वो था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, ये 1965 में आया और इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि शंकरी प्रसाद के केस में जो निर्णय दिया गया था वो सही है। मतलब ये कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधित किया जा सकता है। मतलब अभी तक जो न्यायपालिका का रुख था वो ये था कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बाद के समय में विभिन्न कारणों से न्यायपालिका का रुख बदला और ये बदला हुआ रुख दिखता है गोलखनाथ बनाम पंजाब स्टेट के केस में, जब ये मुकदमा 1967 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में आया। इस मामले में यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि गोलखनाथ केस में जो बेंच बना था न्यायाधीशों का उसमें 11 लोग शामिल थे और इसका निर्णय 6:5 के रेशियो में आया था। तो खैर
इसने माननीय न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो कि मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। मतलब पहले जो भूमिपतियों के द्वारा, अपीलकर्ताओं के द्वारा कोर्ट में तर्क दिया जाता था, उस तर्क को गोलकनाथ केस में माननीय न्यायालय ने माना और ये कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी या इनअफेक्टिव, प्रभावहीन बनाने के लिए भारत के संविधान में 1971 में 24वां संशोधन किया गया। यह संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि संसद की संशोधन की जो शक्ति है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। असीमित है इसका मतलब यह कि संसद के द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और साथ ही जब यह कहे कि असीमित है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी कर सकती है का मतलब यह होता है कि वो मूल अधिकार सहित संविधान के मूल ढांचे को भी खारिज कर सकती है। साथ ही साथ उसी वर्ष 25वां संशोधन भी किया गया और इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि यदि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो डीपीएसपी में है 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसको इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो समता और स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। मतलब 14 और 19 के विरुद्ध है। 39B और 39C को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कानून बनाती है तो इसको मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, 39B में क्या है? तो 39B जैसा कि मैंने बताया कि ये डीपीएसपी से संबंधित है और 39B में इस बात का प्रावधान है, यह राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार रखे ताकि इसका लाभ जो है वो भारत में रहने वाले सभी वर्गों को समान रूप से हो। मतलब कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसका वितरण सही तरीके से किया जाना चाहिए ताकि अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिल सके। जबकि 39C में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करे कि धन का, संपत्ति का, भूमि का संकेंद्रण कुछ एक लोगों के हाथों में ही सीमित न रहे। और आप ये जानते हैं कि इस व्यवस्था को ही लागू करने के लिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उद्योग धंधों को सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित रखे गए, या फिर कोयला खान वगैरह को बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया। तो धन का संकेंद्रण को रोकने से संबंधित व्यवस्था थी। और 39B और 39C के तहत अगर कोई काम किया जाता है तो इसके माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी, और सामाजिक न्याय की अगर प्राप्ति होती है तो ये मूल अधिकारों में हनन या उसका उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद भारत के न्यायिक इतिहास में या न्यायपालिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण केस के तौर पर केशवानंद भारती केस आया, जो कि 1973 में था। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, क्योंकि 24वां और 25वां में असीमित बात की गई थी कि संशोधन की शक्ति असीमित है, तो उसको काउंटर किया जा रहा है केशवानंद भारती केस में। यह केस भी इंदिरा गांधी के समय का केस है और बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, जिसमें कि केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन वो
संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। दो बातें उभर करके स्पष्ट तौर पर न्यायपालिका के माध्यम से सामने आता है। पहला तो ये कि संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को अमेंड कर सके, उसको संशोधित कर सके, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि मुख्य रूप से 24 और 25 के अगेंस्ट में, खास करके इसके अगेंस्ट में कहा गया, वो ये कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसके मूल ढांचे को खारिज नहीं कर सकते हैं। ये जो केस था, जैसा कि मैंने कहा कि न्यायपालिका के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और इंदिरा गांधी के ताकत का यहां पर परीक्षण होना था, वही न्यायपालिका ने अपने इस निर्णय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि देश में संविधान सर्वोपरि है, कोई सरकार सर्वोच्च नहीं हो सकती है। तो इंदिरा गांधी के ताकत का परीक्षण भी हुआ और न्यायपालिका ने संविधान का जो महत्व है, उसकी जो सर्वोच्चता है, उसको भी स्थापित करने का काम किया। यहां पर दोस्तों ये बात भी जान लेना चाहिए कि केशवानंद भारती केस के चीफ जस्टिस कौन थे। तो इस समय भारत के चीफ जस्टिस थे एस.एम. सिकरी। एस.एम. सिकरी और केशवानंद भारती की ओर से जो वकील लड़ रहे थे, उनका नाम था नाना पालकीवाला। नाना, बहुत ही बड़ा नाम है ये, नाना पालकीवाला। ये वकील के तौर पर केशवानंद भारती के तरफ से मुकदमा देख रहे थे और चीफ जस्टिस थे एस.एम. सिकरी। यहां पर यह भी जान लीजिए केशवानंद भारती का भी कुछ वर्ष पूर्व ही, जहां तक मुझे याद है, 2020 में सितंबर माह में इनका निधन भी हो गया है। तो खैर, भारत के इतिहास में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण केस है। साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि केशवानंद भारती केस में निर्णय सुनाने का काम 13 जजों के बेंच ने या पीठ ने किया था। ठीक है, 13 जजों के बेंच ने यह निर्णय 7:6 के रेशियो में सुनाया था और न्यायपालिका के इतिहास में इतना बड़ा बेंच आज तक कभी नहीं बना है। मतलब जब 13 जजों के पैनल ने यह डिसीजन सुनाने का काम किया था। तो केशवानंद भारती केस के तहत ये कहा गया कि आप, मतलब संसद मूल अधिकारों को संशोधित तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को खारिज नहीं कर सकती है। एस.एम. सिकरी ये याद रखिएगा, नाना पालकीवाला को भी याद रखिएगा। एक चीज और दोस्तों, बाद में भूल जाए शायद, गोलकनाथ केस के मामले में जहां महत्वपूर्ण निर्णय आया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, इसके न्यायाधीश थे सुब्बा राव। इसको भी याद रखिएगा। और यहां पर 11 जजों का बेंच बैठा था और निर्णय आया था 6:5 के रेशियो में। खैर, तो जब केशवानंद भारती केस का निर्णय आ गया, तब केशवानंद भारती केस के निर्णय को इनअफेक्टिव करने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 42वां संशोधन किया गया। यह संशोधन 1976 में हुआ था और यह संशोधन भी इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। ठीक है, कई सारे कारण थे 42वां संशोधन लाने के पीछे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंदिरा गांधी के ताकत का परीक्षण भी था ये केशवानंद भारती केस। तो जब उसका निर्णय उनके विरुद्ध आया, तब भारत के संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 में, जिसको कि लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यापक परिवर्तन किए गए हैं भारत के संविधान में। खैर, तो 42वें संशोधन में यह कहा गया कि संसद की संशोधन की जो शक्ति है उसको किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उसके द्वारा किए गए संशोधन को न्यायपालिका में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 42वां संशोधन का उद्देश्य था केशवानंद भारती केस के निर्णय को निष्प्रभावी करना। लेकिन 42वां संशोधन के आने के बाद एक केस फिर आता है सामने, और वह है मिनर्वा मिल बनाम इंडियन यूनियन या वर्सेस इंडियन यूनियन। ठीक है, ये 1980 में आता है। 1980 में ये आता है और इसमें भी कहा गया कि
42वां संविधान संशोधन असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संशोधन की जो शक्ति है संसद की, उसको असीमित स्वरूप प्रदान करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। ठीक है, और मूल ढांचे के खिलाफ अगर संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को और साथ ही हाई कोर्ट को भी जो पावर दिया गया है उसका वो इस्तेमाल करेगी और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वो खारिज करेगी। तो खैर 42वें संशोधन के बाद ये केस आया और इसमें कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति देना संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। और ऐसी स्थिति में जब ये तमाम बातें सामने आती हैं तो मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके संदर्भ में क्या बातें सामने आती हैं इसको देख लें। पहला तो ये कि संसद को निश्चित तौर पर मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, लेकिन दूसरा बात ये कि संशोधन तो वो कर सकती है लेकिन मूल अधिकारों के अंतर्गत जो उसका मूल ढांचा है उसको खारिज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए हुए। ठीक है, और मूल ढांचे के आधार पर न्यायपालिका सिर्फ उन्हीं अधिकारों एवं संशोधनों को अमान्य घोषित कर सकती है जो कि केशवानंद भारती केस के निर्णय के बाद आए थे। और यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का निर्णय आया था। 24 अप्रैल 1973, मतलब कि इसके बाद जो संशोधन किए जाएंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होगा वो खारिज कर दिए जाएंगे न्यायपालिका के द्वारा। मतलब इसके पहले के कानूनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यहां पर एक बात और जान लीजिए, 24 अप्रैल 1973 ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े सितारे जिनको कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर, उनका जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। मतलब एक और एक महान क्रिकेटर का जन्म होता है, वही न्यायपालिका के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय भी सुनाया जाता है। इसके साथ ही एक बात ये भी जान ले कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए संशोधन भी 24 अप्रैल 1973 के बाद ही जुडिशियल रिव्यू के मामले में आते हैं। मतलब कि अगर कोई विषय को 9th शेड्यूल में डाला गया है और उसकी तारीख 24 अप्रैल 1973 या उसके बाद है, तभी वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा, अन्यथा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता है, उस पर कोर्ट कोई काम नहीं कर सकती है। या सीधे हम लोग ये कहें कि आज की तारीख में 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी विषय न्यायपालिका की परिधि से बाहर नहीं है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि मूल अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को खारिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा है तो निश्चित तौर पे आपको ये आने वाले परीक्षाओं में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम आपके लिए आने वाला है, या कहें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। इसको पूरा देखिएगा और फिर इसके माध्यम से न सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बल्कि मुख्य परीक्षा में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, उसको भी आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो देखते रहिए मेरी ओर से। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये मेरा इस साल का आखिरी वीडियो है, तो नव वर्ष के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू वेरी मच।